Hello students, good morning to all of you. Now we will proceed with our further topic and reaction which we left in our last class. We discussed about the reaction of acids with metals as a reaction of acid in metal carbonates and metal bicarbonates. Today we will see the fourth type of reaction, that is a neutralization reaction. And in neutralization reaction an acid and base is mixed to get salt and water. और ये रिएक्शन आप लोग क्लास 7 से पढ़ रहे हो कि जब भी हमें सॉल्ट ऑब्टेन करना होता है तो हम क्या करते हैं, एसिड और बेस को आपस में मिक्स कर देते हैं. और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी होती है. आपको पता है अगर आप टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट एसिड और डाइल्यूट बेस मिलाओगे तो आपका टेस्ट ट्यूब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा. तो दिस इज़ exothermic also. And how does this reaction is going on? Na is plus, OH is minus, H is plus over here and Cl is minus. तो Na का प्लस Cl के साथ जाके कंबाइन करता है और H और ये OH मिक्स होकर के वाटर रिमूव करते हैं. तो दिस इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. अच्छा बेटा, एग्ज़ाम में एक चीज़ ध्यान रखना, वो लोग क्वेश्चंस को बहुत ट्विस्ट करते हैं. एक रिएक्शन को, जो रिएक्शन दी है उसको पहले ध्यान से देखना है कि वो क्या एक्सोथर्मिक भी है कि एंडोथर्मिक भी है, क्या वो रिडॉक्स भी है कि वो न्यूट्रलाइजेशन है. एक रिएक्शन में कई सारी चीज़ें हो सकती हैं. तो अभी लास्ट ईयर ही एक क्वेश्चन आया था कि एक रिएक्शन दी हुई थी और उसको बताना था कि ये केवल रिडॉक्स है, रिडॉक्स एक्सो है या रिडॉक्स एंडो है. तो आप ध्यान से देखो. अब जैसे हम इसी न्यूट्रलाइजेशन को देखें तो इट इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो. हाउ डबल डिस्प्लेसमेंट, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना. यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर Na आयंस क्या कर रहे हैं, H को डिस्प्लेस करके Cl के साथ अटैच हो रहे हैं और ये वाला H क्या कर रहे हैं, OH के साथ अटैच हो रहा है. तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. दोनों रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आपस में मिक्सअप हो रहे हैं, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पर. तो इट इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो. नेक्स्ट इज़ इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ एंड लास्ट रिएक्शन ऑफ एसिड्स. एसिड्स का हमने मेटल के साथ में रिएक्शन देखा जिसमें से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती थी और सॉल्ट बनता था. दूसरा मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ में रिएक्शन देखा है जिसमें CO2 गैस इवॉल्व करती है. तीसरा हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखा जिसमें एसिड और बेस कंबाइन करके सॉल्ट और वाटर दे रहे हैं. और लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है जिसमें कि जो एसिड्स का रिएक्शन हम देखेंगे वो मेटालिक ऑक्साइड पे देखेंगे. दिस इज़ कॉपर मेटल एंड O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन, सो दिस इज़ कॉपर ऑक्साइड. और फर्स्ट चैप्टर में रिडॉक्स का जो एग्जांपल दिया हुआ है, हमें जब कॉपर को हम हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर तो हमें क्या मिलता है, ये ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड का पाउडर मिलता था. अब जब इस कॉपर ऑक्साइड के पाउडर को हम लोग डाइल्यूट HCl में मिक्स करते हैं तो द कलर ऑफ द सोल्यूशन चेंजेस एंड इट चेंजेस टू ब्लू ग्रीन. और सॉल्ट हमारा क्या बनता है, कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर इज़ रिलीज्ड. एंड हाउ द रिएक्शन इज़ टेकिंग प्लेस, सी. कॉपर क्या होता है, कैटायन है, पॉजिटिवली चार्ज है, O नेगेटिव है. तो कॉपर जो है वो इस नेगेटिवली चार्ज कैटायन एनायन के साथ ऐड करेगा, क्लोरीन के साथ. प्लस वाला जाके माइनस के साथ में ऐड करेगा और ये हाइड्रोजन प्लस इस ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल दे देगा. ठीक है. तो इसको जब हम बैलेंस करेंगे तो हमारे पास दो हाइड्रोजन आ जाएंगे तो आपके पास में वाटर निकल आएगा. तो दिस वाज द रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड. और बुक में सिर्फ इतनी ही रिएक्शंस दी हुई हैं. यू हैव टू प्रैक्टिस ईच एंड एवरी रिएक्शन अलॉन्ग बाय विथ रीडिंग द एक्टिविटीज़ गिवन इन द बुक. जितने भी बुक में इस चैप्टर में एक्टिविटी दी हुई है या फर्स्ट चैप्टर में केमिकल रिएक्शन में, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. एक्टिविटी से के रिज़ल्ट पर, ऑब्जर्वेशन पर बहुत सारे क्वेश्चंस MCQ में भी आते हैं या वैसे 3 मार्क्स के भी आते हैं. तो उनको ध्यान से करना है. तो यहाँ तक तो हमने डिस्कस किया कि एसिड्स कैसे रिएक्ट करते हैं डिफरेंट चीज़ों के साथ में. अब हम देखते हैं कि बेस कैसे रिएक्ट करता है. उसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक रिएक्शन दिखाना चाहती हूँ. जस्ट लुक ओवर हियर. यस, सबसे पहले बेसिस कैसे रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ में.
तो ये रिएक्शंस थोड़ी सी रेयर होती हैं। बेसिस जो बेसिकली जो कुछ कम मेटल्स हैं जैसे जिंक है, एल्यूमिनियम है, यही लोग बेसिस में रिएक्शंस देते हैं। अदरवाइज़ ये रिएक्शंस थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती हैं। तो यहाँ पर जो बुक में रिएक्शन दी हुई है वो देखो, जब एक बेस के अंदर हम लोग मेटल जिंक मेटल डालते हैं तो क्या होता है, दिस इज़ द बेस NaOH, उसमें हमने जिंक डाला और थोड़ा सा हीट किया तो वी गॉट अ सॉल्ट सोडियम जिंकेट। सेम यानी कि एसिड को भी जब हम मेटल्स के साथ रिएक्ट करते थे तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता था, और सेम कंडीशन यहाँ बेसिस के साथ में भी है कि जब बेसिस का रिएक्शन हम मेटल्स के साथ में करते हैं तो सेम हमारा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। दिस इज़ द वेरी कॉमन रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। तो हमारे पास यहाँ पर सॉल्ट क्या बना, सोडियम जिंकेट। यहाँ पर देखो जब हमने रिएक्शन बैलेंस किया तो हमारे पास Na कितना है, 2 है, जिंक कितना है, 1 है, और यहाँ पर 2 OH के मॉलिक्यूल्स हैं। तो 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जिंक के साथ अटैच हो जाते हैं और बचे 2 हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन गैस के रूप में इवॉल्व हो जाते हैं। तो यही एक रिएक्शन है बुक में जिसमें हमने पढ़ना है रिएक्शन ऑफ बेस विथ अ मेटल। नाउ वी मूव टू आवर फर्दर रिएक्शन। एक रिएक्शन बेटा और दी हुई है बुक में जिसको हमें देखना है, एंड दैट इज़ दिस रिएक्शन, यस, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड्स विथ बेसिस। कि नॉन मेटल्स कैसे बेसिस के, मैंने तो बताया कि मेटल्स के साथ में इसका रिएक्शन कॉम्प्लेक्स होता है, बट अच्छा हाँ, एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए कि जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है या बेसिक होता है। नोट डाउन इन योर नोटबुक, नॉन मेटल ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स और कार्बोनेट्स, ऑल ऑफ देम आर एसिडिक इन नेचर, दे आर एसिडिक इन नेचर। ओके, तो अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड का बेस के साथ में कैसे रिएक्शन होता है। तो देखो यहाँ पर हमने ये रिएक्शन ऑलरेडी पढ़ ली है जब हमने वो वाला रिएक्शन किया था जिसमें कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ड लाइम से CO2 गैस हमने पास की थी। तो आपको PPT मिली थी, लास्ट वीडियो देखना, उसमें मैंने एक पूरी 2-3 स्लाइड्स इसी पे एक्सप्लेन की हुई हैं कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने लिया था, वो मेटल कार्बोनेट और एसिड का रिएक्शन है, वो वाली रिएक्शन के बारे में बात कर रही हूँ मैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लेक्ड लाइम, या इसको हम लोग लाइम वाटर भी बोलते हैं, अगेन ये 1 मार्क्स क्वेश्चन है CBSE बोर्ड का। तो हमें वाइट PPT मिलती है कैल्शियम कार्बोनेट की, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट हियर, CO2 इज़, कार्बन इज़ नॉन मेटल, तो CO2 क्या हो गया, नॉन मेटालिक ऑक्साइड, ठीक है। दिस इज़ एसिडिक इन नेचर, एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज़ बेस। तो एसिड और बेस का रिएक्शन हुआ, यानी ये कौन सी रिएक्शन हो रही है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और हमारे पास सॉल्ट प्लस क्या इवॉल्व होगा, वाटर मिलेगा हमें। तो दिस इज़ द रिएक्शन ऑफ अ बेस विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड। So these were the reactions which were given in book regarding acids and bases. Now we'll move to our next activity. हाँ, यहाँ पर देखो एक प्रैक्टिकल यूज़ है कि एसिड और मेटल ऑक्साइड्स कैसे रिएक्ट करते हैं। अभी हमने एक एग्जांपल देखा था ना कि कैसे कॉपर ऑक्साइड जो है वो HCl में रिएक्ट कर रहा है और कॉपर क्लोराइड बना रहा है। उसी का एक और एग्जांपल है जो फार्मर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। जब फार्मर ये देखता है कि उसका सॉइल जो है वो एसिडिक हो गया है तो उसमें प्लांट्स को ग्रो करने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उसमें कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स का डेफिशिएंसी हो जाता है, तो प्लांट्स को अपने पूरे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं। तो फार्मर्स क्या करते हैं, आपने देखा होगा यूजुअली वाइट कलर का पाउडर खेतों में छिड़क देते हैं। तो वहाँ क्या होता है, सॉइल में जो एसिड है वो बेस के साथ में, मेटल ऑक्साइड इज़ बेसिक इन नेचर, बार बार इस लाइन को बोल रही हूँ बेटा, इसको लिखिए, मेटल ऑक्साइड्स और मेटल हाइड्रोक्साइड्स और मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, all the compounds of metals are basic in nature. So the acid
acid present in the soil react with the powder which the farmers sprinkle, which is a metal oxide, मैग्नीशियम ऑक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड के पाउडर्स होते हैं जो वो छिड़कते हैं टू गेट सॉल्ट एंड वाटर. सो सॉल्ट का मतलब क्या हुआ कि सॉइल जो है हमारा वो न्यूट्रलाइज हो गया है. नाउ द न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी हैज़ रीच टू द ऑप्टिमम लेवल and you will get a good yield in crops. Okay, so this was the practical application. Now keep textbook in front of you. अब हम एक बिल्कुल यहाँ तक हमने रिएक्शंस पढ़ ली हैं. अब हम एसिडिक और बेसिक बिहेवियर के बारे में बात करने वाले हैं जो बिल्कुल अलग टॉपिक है. सामने आपको स्लाइड पर एक सेटअप दिखाई दे रहा है जिसमें हमने क्या किया है, एक सर्किट बनाया हुआ है. ठीक है, नीचे ये रबर कॉर्क है और रबर कॉर्क के ऊपर हमने 2 कंडक्टर्स आयरन नेल्स लगाई हुई हैं और उससे अपना सर्किट बनाया हुआ है जिसमें कि एक बल्ब है. इस बल्ब का यहाँ बड़ा रोल है. अब यहाँ पर देखो, हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें हम ये चेक करेंगे कि कौन से सॉल्यूशंस हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं. और व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, आपको मोहंती सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है कि इलेक्ट्रिसिटी इज़ फ्लो ऑफ आयंस. ओके, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन सी चीज़ें हैं जो पानी में जाकर के आयन दे रही हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है और बल्ब ग्लो कर रहा है. तो अगर आप देखो बुक की एक्टिविटी को आप पढ़ोगे, हमने जैसे यहाँ डाइल्यूट HCl लिया है. तो ये HCl क्या होता है बेटा, एक साइंटिस्ट है सामंते अरेनियस ने ये डेफिनेशन दिया था कि जितने भी एसिड्स होते हैं when they go into their solution of water they release H plus ions. According to Arrhenius, the definition of acid is acid are the substances which release H plus ions in solutions. ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही हम डाइल्यूट HCl लेंगे, सर्किट कंप्लीट करेंगे, द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग. इट मीन्स कि देयर आर सम आयंस इन द सोल्यूशन. The acid which we have used have dissociated completely into H plus ions and Cl negative ions, and these flow of electrons, they are conducting the electricity and making the bulb glow. अगर यही चीज़ आप किसी बेस के साथ में करेंगे, तो अगर मान लो हम इस डाइल्यूट HCl की जगह NaOH लेते हैं, तो NaOH according to Arrhenius, bases are the substances which release hydroxyl ion OH negative ions in their solutions. तो अगर हम HCl की जगह NaOH लेते हैं तो वो Na प्लस और OH नेगेटिव आयंस रिलीज़ करता है इस सोल्यूशन में, एंड ड्यू टू दीज आयंस अगेन द बल्ब विल ग्लो. ओके, बट इंस्टेड ऑफ दिस एसिड एंड बेस, इफ आई टेक ग्लूकोज सोल्यूशन, then in that case the bulb will not glow. Okay, even if I am using alcohol, the bulb will not glow. Why this thing happened? Because glucose and alcohol, they are weak substances, they cannot dissociate completely. ये पूरी तरीके से पानी में डिसोसिएट नहीं हो पाते हैं, आयंस नहीं दे पाते हैं, और इसीलिए इनका सोल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा. इस पर MCQ आता है एग्ज़ाम में. ओके, 4 सब्सटेंसेस दिए गए हैं, बताइए कौन से सब्सटेंसेस हैं जो कम्प्लीटली डिसोसिएट होकर के आयंस देंगे या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे. तो ये जो सेटअप था हमारा, ये जो एक्टिविटी थी, इसने हमें ये समझाया कि येस, अकॉर्डिंग टू Arrhenius, acids release ions in their solutions और bases they release hydroxyl ion in their solutions. और कौन सा एसिड कितना ज़्यादा H प्लस आयंस दे पा रहा है या कौन सा बेस कितना ज़्यादा OH नेगेटिव आयंस दे पा रहा है, ये शो करता है उस एसिड या उस बेस की स्ट्रेंथ को, कि कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है या कितना वीक एसिड है. जितना ज़्यादा H प्लस आयन दे पाएगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, जितना ज़्यादा OH नेगेटिव आयन रिलीज़ करेगा सोल्यूशन में उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा. तो this activity was all about this thing. Now we move to our next slide. Yes, और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आप नोट कर लो कॉपी में, कि these acids और bases they show their behavior only in presence of water or in their solutions. ये एक एक्टिविटी को समझते हैं. हमने यहाँ पर सोडियम क्लोराइड सॉल्ट लिया और टेस्ट ट्यूब से टच करके रिम के साथ में हमने H2SO4
डाला, लिक्विड डाला इसमें। अब यहाँ पर रिएक्शन होगी, और रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, लिख के देखो अपनी कॉपी में, H2SO4 प्लस NaCl क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट प्लस HCl. HCl gas will be liberated. See, this HCl gas is coming out. Now if you pass this HCl gas from this delivery tube and bring a litmus paper over that, it will not show any color change. Why? Because this HCl gas is dry. ये बिल्कुल ड्राई HCl, सूखी हुई HCl गैस होती है, इसमें मॉइस्चर नहीं होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं, तो हमारा लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं आया। जब हमने टिप माउथ पे लगाया, टेस्ट ट्यूब के माउथ पे, डिलीवरी ट्यूब के माउथ पे, तो कोई कलर चेंज नहीं हुआ। बट इफ़ द गैस इज़ मॉइस्ट, या अगर हम गैस अगर ड्राई भी है, अगर हम मॉइस्ट लिटमस पेपर लेकर के आएंगे तो देयर विल बी कलर चेंज। तो ये एक्टिविटी ये प्रूव करती है कि एसिड्स और बेसिस दे शो देयर बिहेवियर, दे रिलीज आयंस ओनली इन प्रेजेंस ऑफ वाटर इन देयर सॉल्यूशंस। क्लियर? इस एक्टिविटी पे भी बहुत बोर्ड के क्वेश्चंस आते हैं बेटा। सो नाउ वी कैन राइट द डेफिनेशन एज acids are the substances which when dissolved into water produce hydrogen ions. ये बात याद रखो, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे MCQ के। एंड bases are the substances which when dissolved in water they produce hydroxide ions. Note it down in your notebook. This was the reaction of that activity जहाँ पर हमको ड्राई HCl गैस मिल रही थी, NaCl प्लस H2SO4। तो क्या हुआ, NaSO4 बना, बिकॉज Na इज़ पॉजिटिवली चार्ज, सल्फेट इज़ नेगेटिवली चार्ज, हाइड्रोजन इज़ पॉजिटिवली चार्ज एंड Cl इज़ नेगेटिवली चार्ज। तो H और Cl मिलके HCl बनाएंगे एंड सोडियम सल्फेट सॉल्ट विल बी फॉर्म्ड। नाउ वी मूव फर्दर इन आवर टॉपिक। एक क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में आता है कि पानी में एसिड को मिक्स करना चाहिए या एसिड को पानी में मिक्स करना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड नोट इट डाउन। देखो, पहले तो आपको पता है किंग ऑफ एसिड्स क्या होते हैं। द किंग ऑफ एसिड इज़ सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है ये। तो कोई भी एसिड अगर हम लें, लेबोरेटरी एसिड, कोई भी एसिड अगर हम लेते हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, हमें हमेशा टेस्ट ट्यूब से टच करके उसको डालना चाहिए और हमेशा वाटर में हमें एसिड डालना चाहिए। वाई? अगर एसिड में हम वाटर डालेंगे, इतना ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, इतनी ज़्यादा हीट लिबरेट होगी कि वो एसिड स्प्लैश करेगा एंड वी कैन बर्न आवर फेस और द टेस्ट ट्यूब में बर्स्ट आउट, टेस्ट ट्यूब भी आपकी टूट जाएगी। ठीक है, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड ये होता है और ये जो रिएक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है। इसलिए हमेशा टेस्ट ट्यूब में पानी या बीकर में पानी लेकर के उसके रिम से टच करा करके हमको धीरे से साइड से एसिड पुट करना चाहिए या कुछ ड्रॉप्स पुट करनी चाहिए, क्योंकि ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है। ओके, तो इस पर भी बेटा क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट कम्स द a very important topic, one mark question will be there in your board examinations, pH scale. Now what is this pH scale? अब बेटा एक साइंटिस्ट थे सोरेनसन, ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि हम कैसे नापें। ठीक है कि हमने कहा कि H+ आयन और OH नेगेटिव आयन जो दे रहा है अच्छे से वो स्ट्रॉन्गर हैं और जो नहीं दे पा रहे हैं वो वीकर हैं। तो उन्होंने एक स्केल डिवाइस की और उस स्केल में उन्होंने क्या किया, बहुत सारे इंडिकेटर्स को मिक्स करके एक स्केल बनाया जो कि डिफरेंट कलर शो करता है और वो हमें बताता है स्ट्रेंथ एसिड या बेस का। उसे हम pH स्केल भी कहते हैं या इसको यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशन फॉर्म में या पेपर स्ट्रिप्स में भी हम इसको यूज़ करते हैं। नाउ व्हाट इज़ दिस बाय स्मॉल p एंड कैपिटल H? Small p denotes, it's a German word, p means potence and potence in English is known as power. So pH means the power of hydrogen ions. Okay, so pH scale क्या बताता है कि हाइड्रोजन आयन का concentration कितना है, and this is what it is showing whether the given substance is acidic in nature or basic in nature. Now you can see here is the scale. इसको अच्छे से समझो। ये pH स्केल हमारा 0 से लेकर के 14 तक होता है, ठीक। और जो मिड वैल्यू होती है 7,
दैट इज़ न्यूट्रल। जैसे हमारा ब्लड का जो pH है वो राउंड अबाउट 7 होता है, या वाटर, सबसे बेस्ट एग्जांपल है वाटर का pH जो होता है वो 7 होता है, ठीक है। तो ये न्यूट्रल हम वैल्यू लेते हैं 7, विच इज़ नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। अब यहाँ से हम पहले लेफ़्ट साइड चलते हैं। यहाँ पर बेटा जैसे जैसे हम आगे जाएंगे देयर विल बी इंक्रीज़ इन हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन, यानी कि H+ आयंस जैसे जैसे ज़्यादा होते जाते हैं वैसे वैसे हमारा जो एसिड है वो स्ट्रॉन्गर एसिड बनता है। मैंने आपको बताया था ना कि जितना ज़्यादा H+ आयन उतना ज़्यादा जो केमिकल है वो एसिडिक इन नेचर है, जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक इन नेचर है। तो जब हम 7 से 0 की तरफ मूव करते हैं एसिडिटी इंक्रीजेस, और जब हम 7 से 14 की तरफ मूव करते हैं तो OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाती है, तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज़ हो जाता है। यानी जिसका 14 pH होगा उसका वो क्या होगा, वीक बेस होगा कि स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ऑब्वियसली वो ज़्यादा OH नेगेटिव आयंस प्रेजेंट है, दैट मीन्स दैट विल बी अ स्ट्रॉन्ग बेस। अगर किसी का 8 है pH, 9 है pH, तो दैट विल बी वीक बेस। इसी तरह से एसिड्स में कंपेयर करें, अगर 6 है, ठीक है, अगर 6.8, 6.5 है तो दैट इज़ वीक बेस, वीक एसिड। जैसे विनेगर हो गया, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड हो गए, ये सब वीक एसिड्स हैं। बट जैसे जैसे हम 0 की तरफ जाएंगे pH की वैल्यू डाउन होगी, यानी कि उतना ज़्यादा वो हाइड्रोजन आयन रिलीज़ कर रहे हैं एंड दे विल बी स्ट्रॉन्गर एसिड्स। अगर हम HCl की बात करें, जो हमारे स्टमक में HCl रिलीज़ होता है गैस्ट्रिक जूस में, वो HCl क्या है, दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, उसका 1 के आसपास pH होता है। जबकि जो एसिटिक एसिड जो हम लोग पिज़्ज़ा या जो हम नूडल्स बनाने में यूज़ करते हैं, जो एसिटिक एसिड या जो सिट्रिक एसिड नींबू फलों में होता है, दैट इज़ अ वीक एसिड। तो दिस वाज ऑल अबाउट द pH स्केल। इसको अच्छे से समझना है, कोई भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप में पूछ सकते हो। हियर इज़ दैट कलरफुल पेपर स्ट्रिप and try to remember the color ranges from red to violet. Again that your scale, okay, from red to violet color होता है यहाँ पर। और यहाँ पर आप एग्जाम्पल्स देख सकते हो बेटा, इस स्लाइड को आराम से अच्छे से पढ़ लेना कि किस किस चीज़ों में कितने लेवल का pH होता है और वो चीज़ें कितनी एसिडिक या बेसिक होती हैं। जैसे टूथपेस्ट जो है वो हमारा बेसिक होता है, pH उसका 9 अबाउट होता है। फिर जो हमारे हैंड वॉशेस होते हैं वो क्या होते हैं, उनका pH राउंड अबाउट 12 होता है। स्टमक एसिड देखो, यानी HCl जो स्टमक एसिड है उसका pH 1 है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। जो आपकी बैटरीज़ में एसिड यूज़ होता है दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है विच इज़ बैटरी एसिड, और वो तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। तो कलर्स याद रखना, वाटर न्यूट्रल होता है, ग्रीन pH स्केल पे ग्रीन कलर शो करता है with pH 7. Okay, so this was the pH scale and this topic for last discussion in today's class, pH, importance of pH in our everyday life. ब्लड या हमारी बॉडी में जितने भी अंदर बॉडी के अंदर क्रोर्स ऑफ रिएक्शन में थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शंस चल रही हैं बॉडी के अंदर में, सबके सब को वाटर चाहिए होता है। तो हमारा जो बॉडी में जो रिएक्शंस होती हैं वो उसका pH नॉर्मली 7.5 के आसपास रहता है। तो ब्लड है या बॉडी में होने वाली रिएक्शंस का जो pH है वो 7.5 में रहता है। HCl वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, जहाँ पे pH क्या रहेगा, 1 के आसपास रहता है। अच्छा, हमारे जो मुंह में जो एसिड सिक्रेट होता है, तो जब रात को बिना खाना खाने के बाद, कोई भी सब्सटेंस लेने के बाद में, डिनर लेने के बाद में, विदाउट ब्रशिंग अगर हम सो जाते हैं तो जितने मुंह में हमारे बैक्टीरिया हैं वो फूड को डिकम्पोज करके एसिड्स रिलीज़ करते हैं। और एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए सुबह उठते हैं तो मुंह से स्मेल आती है, बिकॉज ऑफ दैट एसिड्स, गंदा सा टेस्ट रहता है। तो when we brush our teeth, the toothpaste which we are using, it is having base in it, and that base is neutralizing the acid of our mouth. Okay, so our tooth does not undergo any decay. But if the amount of acid is produced and having pH less than 5.5, then there will be टूथ डिकी, हमारे दांत सड़ने शुरू हो जाएंगे, ख़राब होने शुरू हो जाएंगे अगर दांतों में जो मुंह में जो pH है वो 5.5 से नीचे चला जाता है तो। ठीक है, नेक्स्ट इज़ फॉर फार्मर्स,
ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि फार्मर्स क्या करते हैं, सॉइल की एसिडिटी बेसिसिटी चेक करते हैं एंड देन दे यूज़ दिस लाइम. व्हाट इज़ लाइम? What is lime? This is the calcium oxide, magnesium oxide, any metal oxide we can say. Basically calcium oxide is lime, and this is a base which is used to spray in fields to neutralize the acidity of the soil. इसके अलावा आपने एक और पॉइंट है बुक में जो दिया हुआ है वो डिस्कस कर लेते हैं कि जब भी बीज स्टंग करते हैं तो क्या करते हैं, दे रिलीज एसिड, मिथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड. चींटियाँ जो हैं वो फॉर्मिक एसिड रिलीज़ करती हैं जिससे इचिंग होती है ड्यू टू दैट एसिड. तो वहाँ पर अगर घर में जो खाने वाला मीठा सोडा होता है ना, बेकिंग सोडा, वो अगर आप रब करोगे तो यू विल न्यूट्रलाइज द एसिड रिलीज बाय दीज एंट्स और दीज बींग्स एंड यू विल गेट प्रॉपर रिलीफ. ठीक है. So all this was in today's class. We have discussed half of the chapter and only second half of the chapter is left, that is salts, and that is also very very important. So in next class we will discuss about the salts in detail. तब तक यहाँ तक अच्छे से टेक्स्ट बुक रीडिंग करिए, एक एक रिएक्शन को लिखिए अपने हाथ से, नोट्स बनाइए. ओके, थैंक यू बच्चों. गॉड ब्लेस यू.